हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में, जिसका नाम है अव्यय। अव्यय ये हमारा पाठ है हिंदी व्याकरण में, और ये हम बच्चों की डिमांड है कि भाई वो वीडियो देखेंगे, वीडियो में सुनेंगे, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुन लें। वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने किसी कारण से क्लास छोड़ दी है उनके लिए भी है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर सुने और समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ में है टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय या अविकारी शब्द, जिसे हम अव्यय भी कह सकते हैं और अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। अव्यय कहें या अविकारी कहें, बात एक ही है, ठीक है। अब ये अव्यय है क्या, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा कहती है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग का, वचन का, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, वह एज इट इज़ अपनी जगह पर वैसे ही रहें, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे या अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर जानूं कि क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तब, जब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आहा, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात। ये ऐसे शब्द हैं जब इन्हें हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य हो, चाहे पुल्लिंग का हो, एक वचन का हो या बहुवचन का हो, या वर्तमान काल का हो या भविष्य काल का हो या फिर भूतकाल का हो, इन शब्दों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो चलिए हम जान लेते हैं, एक दो उदाहरण से जानते हैं। अब ये उदाहरण कौन कौन से हैं, इन्हें देख लेते हैं। उदाहरण है अव्यय के उदाहरण। अब वो कैसे उदाहरण है, आप देखिए। पहला दिखाई दे रहा है, हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि वे यहाँ से चले गए। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब खाना बंद करो। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं या चल रहे थे। वे लोग रात को जगे। रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है। वह यहाँ रखा है। अब किसी चीज़ की बात हो रही है इस सेंटेंस में। नंबर 8 पे देखते हैं, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। नंबर 9 पे देखते हैं, राधा सुंदर लिखती है। मैं बहुत थक गया हूँ। ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें अव्यय का यूज़ हुआ है, प्रयोग किया गया है, लेकिन अब वो क्या हैं और कैसे प्रभाव देखा जाएगा, चलिए आगे देखते हैं। पहले वाले का हम बात करें, वे यहाँ से चले गए। अब वे जो है बहुवचन का सेंटेंस है। यहाँ से चले गए। अब कौन चले गए? अगर मैं बात करूं कि वे यहाँ से चले गए, यहाँ से या चली गई, अगर लिंग का तो कोई पढ़ नहीं रहा है, या वो यहाँ से चले गए, वे सब यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर देखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वैसे ही घोड़ा तेज दौड़ता है।
घोड़ा तेज दौड़ता है। अब तेज जो दौड़ रहा है ये क्रिया की विशेषता बताई गई है और इस पर चाहे शेर तेज दौड़ रहा हो चाहे शेरनी तेज दौड़ रही हो तो लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। खरगोश तेज दौड़ रही हो तो तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे खरगोश दौड़े, चाहे वो घोड़ा दौड़े, चाहे वो शेरनी दौड़े, चाहे वो शेर दौड़े। तेज क्रिया की विशेषता है और क्रिया कर्ता के द्वारा जब होगी तो क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा? घोड़ा की जगह अगर मैं खरगोश की बात करूं कि खरगोश तेज दौड़ता है या शेरनी तेज दौड़ती है तो ये जो दौड़ता है इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब दौड़ता है फिर ये दौड़ती हो जाएगा। वैसे ही अब खाना बंद करो, अब खाना बंद करो तो अब जो है क्या है? अव्यय है और किसकी विशेषता बता रहा है, किस पर प्रभाव डाल रहा है? खाने पर। खाने को कहा जा रहा है कि अब खाना खाना आप बंद कर दो। अब खाना चाहे तो वो लड़की खा रही हो चाहे लड़के खा रहे हो तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबकी बात हो रही है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब बच्चे क्या है? धीरे धीरे चल रहे हैं। बच्चियाँ चाहे धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पर क्रिया बदलेगी लेकिन धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वे लोग रात को जगे। अब को जो है क्या होगा? को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो रात को हो चाहे दिन को हो। रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है। अब रोहन जो है हर दिन जाता है। अब रोहन की जगह अगर सीता भी प्रतिदिन खेलने जाएगी तो प्रतिदिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह यहाँ रखा है, वह यहाँ रखी है। अब यहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लिंग का, चाहे वो स्त्रीलिंग करे चाहे पुल्लिंग करे। कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं हम। अब हम उदाहरण तो हमने इतने सारे देखे, अब हम क्या करेंगे? इसके भेद देख लेते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अव्यय के, इस पे बात करेंगे। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन से होते हैं जान लेते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 5 निपात अव्यय। ये हमारे 5 भेद हैं अव्यय के और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये थोड़े आपको कठिन लगेंगे लेकिन हम इन्हें एक एक करके समझेंगे और आसान सब भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या है इसे जान लेते हैं। इसे जानने से पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कहती है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये कह रहा है कि देखिएगा यहाँ बात क्रिया की हो रही है। क्रिया विशेषण क्या है? अब जो क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब जैसे क्रिया क्या है? वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, ये सब क्रियाएं हैं। अब क्रियाएं जैसे अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ। इन वाक्यों में अचानक, परसों व शीघ्र क्रिया विशेषण अव्यय है। अभी इसने बात की है विशेषण अव्यय की। अब इसमें विशेषण क्या है? अचानक, कि वह अचानक आ गया, तो यहाँ अचानक जो है वो विशेषण है, क्रिया विशेषण।
फिर है परसों घर आओगे। अब यहाँ परसों जो बात है वो क्या है? शीघ्र, वो भी क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है। अब इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय को और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कह रहा है कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अब उसे कैसे जानेंगे हम? तो पहले बात कर लेते हैं कालवाचक। कालवाचक क्या है इसे जान लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से क्रिया होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब जैसे कालवाचक, काल में समय, समय की बात करेगा। अब समय कैसे बात करेगा? जैसे शाम है, सुबह है, दोपहर है आदि, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। जैसे राम ने सुबह को खाना खाया। राम शाम को खेलता है। या दोपहर को टीवी देखा। मोहन ने दोपहर को टीवी देखा। इस तरह के कुछ वाक्य होंगे। अब देख लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कह रहा है कि ऐसी वे शब्द जिन शब्दों से क्रिया के होने से, जिन शब्दों से ऐसा पता चले कि क्रिया हो रही है और उस क्रिया के होने से किसी स्थान का बोध हो, ज्ञान हो, पता चले, वो क्रिया विशेषण अव्यय, स्थान विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ। जैसे मोहन यहाँ पढ़ता है, वह कहाँ गया है। इस तरह के शब्द जो गया है क्रिया है, गमन धातु है इसमें, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और स्थान की विशेषता को दर्शा रहा है, ये स्थान को दर्शा रहा है। बात कर लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्या है इसे जान लेते हैं। कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल, माप अथवा परिमाप का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, जरा सा, कम आदि। जैसे अगर बात करूं कि मोहन से बहुत सारा दूध गिर गया, या मोहन ने थोड़ा पानी पिया, या और हम कह सकते हैं कि बालक ने कम खाना खाया। इस तरह से हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को जान सकते हैं, जहाँ पे मात्रा, नाप तोल की बात की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये बहुत आता है, ये कह सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, इम्पोर्टेंट सारा है लेकिन इसे हम थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे। जिन शब्दों से, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर है संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। ये हमने 4 पढ़े थे, उसके भेद, उपभेद। अब बढ़ लेते हैं संबंध बोधक क्या है। अब संबंध बोधक में हमने जाना था कि लिखा हुआ भी है कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के साथ,
पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य आदि हो सकते हैं। अब इनका उदाहरण जान लेते हैं, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें उदाहरण से जानेंगे। जैसे बात करूं, उदाहरण से जान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें स्क्रीन पर उदाहरण नहीं दिए हैं, मैं आपको यहीं से समझाने का प्रयास करूंगी, तो आप वर्बली देख समझ लें कि जो शब्द या जो हम कह सकते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो दो शब्द या दो वाक्य कौन से हो सकते हैं? तो दो शब्द दो वाक्य में अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि गुलाब में फूल और कांटे दोनों होते हैं। अब किसमें? गुलाब में। गुलाब एक फूल है और कांटे दोनों होते हैं। अब फूल और कांटे दो शब्द आए हैं यहाँ पर और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और, तो और यहाँ पर आया है जो दो शब्दों को दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, या मोहन बीमार है या मोहन को बुखार है इसीलिए वह स्कूल नहीं आया। तो अब यहाँ जो है दो वाक्य मैंने पढ़े और इन दोनों वाक्यों के बीच में इसलिए का हमने यूज़ किया, प्रयोग किया, और ये इसलिए जो है संबंध बोधक वाक्य कहलाएगा या संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं इसे भी जान लेते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों में कह सकते हैं कि जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या पृथक करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ा। अभी इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, आपने ध्यान से सुना होगा कि यहाँ मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगी कि समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन जो संबंध बोधक मैंने अभी बताया उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? दोनों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें एक साथ पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो संबंध बोधक में अगर मैं कहूँ कि सड़क के सामने ट्रक खड़ा है, तो यहाँ पर सामने और कमरे के अंदर कौन है, तो के अंदर, ये जो है संबंध बोधक है। संबंध बोधक है क्योंकि कमरे का संबंध किससे है? के अंदर, जो दर्शा रहा है, कमरे की बात बता रहा है। अब कमरा क्या है? संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा और जो है सर्वनाम के साथ जुड़ेगा। अगर क्रिया के साथ जुड़ेगा तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, थोड़ा इसे थोड़े से ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। एक और देखते हैं, घर के पीछे पेड़ है। तो घर के पीछे, तो घर के पीछे क्या है? पीछे जो है यहाँ संबंध बता रहा है। घर के पीछे पेड़ है, पेड़ का संबंध घर के साथ है जो कि पीछे है। वैसे ही तुम मेरे पीछे चलो, यानी कि तुम और मेरे क्या है? दोनों तुम और मेरे को जोड़ रहा है पीछे चलो। पीछे शब्द जो है ये क्या है? क्रिया विशेषण है।
पीछे चलो, आइए या धीरे धीरे चलिए, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ ये संबंध बोधक कहलाएंगे। बात हम समुच्चय बोधक की कर रहे थे। तो समुच्चय बोधक में हमने पढ़ा कि दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच के जो संबंध को दर्शाए, जो संबंध को जोड़ता है या फिर अलग करता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय की संज्ञा में रखेंगे, या उसे नाम देंगे, या उसे हम कहेंगे। इन शब्दों को हम कह सकते हैं, जैसे माता और पिता उदाहरण के तौर पे जानते हैं। माता और पिता, इसमें और जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है, आम या केला खाओ। तो या शब्द यहाँ आम और केले को बता रहा है। इन वाक्यों में जो है और वा या फिर या समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके दो पार्ट रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2 मैं डालूंगी। तो आप अभी इसे पढ़ें ध्यानपूर्वक और समझने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों।